Hello everyone, welcome to DTH Decoding the Hindu. We are here to decode the Hindu for all those examinations where you are needed to be updated with current affairs of national and international importance. Today's lecture is going to be very important, so please watch the video till last, and if you think that my efforts are worth appreciating, then please do like the video, subscribe the channel and share the video with your friends as well. So let's get started. आज है 31 अगस्त. सबसे पहले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे. Which one of the following organizations is not part of World Bank Group? A. International Bank for Reconstruction and Development. B. International Development Association. C. General Agreement on Trade and Tariffs. D. Multilateral Investment Guarantee Agency. आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है. इनफैक्ट आज हम एक आर्टिकल कवर करेंगे जिसमें इसका आंसर आपको मिल भी जाएगा. एक क्योट देख लेते हैं. यू कांट इन अदर वर्ड्स बिल्ड अ $1 billion एम्पायर लाइक फेसबुक इफ़ यू आर वेस्टिंग आवर्स एवरी डे यूजिंग अ सर्विस लाइक फेसबुक. किसकी क्योट है ये? कैल न्यूपोर्ट की. ये हमें पता है आजकल सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस कितना बढ़ गया है. लोग काफ़ी घंटे अपने वेस्ट कर देते हैं, वर्किंग आवर्स वेस्ट कर देते हैं. तो ये आपको साइंस एंड टेक वाले पोर्शन में काम आ सकती है क्योट, कहीं भी एसए में काम आ सकती है, एथिक्स में भी काम आ सकती है. तो आपको इसको नोट डाउन करके रख लेना है. न्यूज़ एनालिसिस की तरफ चलते हैं. झारखंड के कुछ एमएलएज जो हैं वो रायपुर चले गए हैं. इशू क्या है? हमें पता है जो झारखंड में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है क्योंकि वहाँ के सीएम पर डिस्क्वालिफिकेशन के चार्जेस लगे हुए हैं. उन्होंने 2021 में जब वो सीएम नहीं थे उस टाइम पे एक कोल माइनिंग का अलोकेशन था, वो खुद को कर लिया था. इस वजह से उनके ऊपर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के नाम पे डिस्क्वालिफिकेशन के चार्जेस लगे हुए हैं. तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को देखते हुए जो इनकी पार्टी के एमएलएज हैं वो रायपुर चले गए हैं. इस आर्टिकल में हमारे पास इंपॉर्टेंट है, नाम आया है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट. ये कहाँ है? रांची में. अब रीनेमिंग ऑफ एयरपोर्ट वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें पता है इंडिया में काफ़ी एयरपोर्ट्स के नाम चेंज किए जाते रहे हैं और किए जा रहे हैं, अभी भी किए जा रहे हैं. तो कैसे चेंज किए जाते हैं किसी एयरपोर्ट का नाम? सबसे पहले स्टेट असेंबली को रिजोल्यूशन पास करना होता है, फिर उसके बाद वो रिजोल्यूशन यूनियन कैबिनेट के पास जाता है और यूनियन कैबिनेट उसको पास कर देती है. फिर उसको फाइनली गैजेट ऑफ इंडिया में नोटिफाई किया जाता है और फिर नाम चेंज हो जाता है. कौन कौन से रिसेंटली चेंज किए गए हैं? नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया है. औरंगाबाद एयरपोर्ट का छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट रख दिया गया है. हिसार एयरपोर्ट का महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया है. अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट रख दिया गया है. और अभी रिसेंटली चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखने की बात हुई थी और पंजाब और हरियाणा ने अपनी सहमति इस पर दे दी थी. लेकिन इशू क्या था, क्यों न्यूज़ में आया था ये, कि हरियाणा चाहता था कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का एड्रेस जो है वो मोहाली डाला जाता है तो उसके साथ पंचकुला भी डाला जाए. क्यों? क्योंकि चंडीगढ़ हमें पता है हरियाणा और पंजाब दोनों की कैपिटल है. तो हरियाणा का ये सजेशन था कि इसके एड्रेस में केवल मोहाली नहीं बल्कि पंचकुला भी होना चाहिए. इसमें यही इंपॉर्टेंट था. नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं. सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम लॉ प्रैक्टिसेस जैसे पॉलीगैमी और निकाह हलाला को क्या किया गया है? चैलेंज किया गया है. किस लिए चैलेंज किया गया है? सबसे पहले हम ये देख लेते हैं पॉलीगैमी का मतलब क्या होता है. पॉलीगैमी मतलब एक से ज़्यादा शादियां करना. मोनोगैमी मतलब होता है एक शादी करना. पॉलीगैमी मतलब एक से ज़्यादा शादियां करना. निकाह हलाला का मतलब क्या होता है कि एक बार किसी हस्बैंड और वाइफ का डाइवोर्स हो जाए और कुछ टाइम बाद वो दोनों दोबारा से मैरिज करना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली मैरिज नहीं कर सकते. अकॉर्डिंग टू मुस्लिम पर्सनल लॉ उन्हें क्या करना होगा कि जो वीमेन है उसको पहले किसी और मैन से शादी करनी होगी, उसके बाद वो अपने एक्स हस्बैंड से दोबारा शादी कर सकती है. इस प्रोसेस को कहा जाता है निकाह हलाला. तो इन दोनों को चैलेंज किया गया है. क्या कहा गया है कि ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये हमारे आईपीसी के सेक्शन 494 को वायलेट करती है. क्योंकि 494 क्या कहता है कि पॉलीगैमी नहीं होना चाहिए और ऐसा करने वालों को मतलब अगर कोई अपने हस्बैंड या वाइफ के जिंदा होते हुए दोबारा मैरिज करता है उसको 7 साल तक की सज़ा अलोंग विथ फाइन, ये उसको सज़ा मिल सकती है. और क्या कहा गया है कि ये वायलेशन है आर्टिकल 14, 15 और 21 का, इसलिए ये प्रैक्टिस सही नहीं है, इसलिए इसको चैलेंज किया गया है. इस आर्टिकल में जो पार्टीज़ हैं वो NHRC है, NCW है. इनके बारे में पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या है? एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है. स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है? जिनको किसी एक्ट के द्वारा बनाया जाता है. कब बनाई गई थी? 12 अक्टूबर 1993 को. कौन से एक्ट के अंदर? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993. इसको बाद में 2006 में अमेंड भी किया गया. 25 साल पूरे हुए थे 2018 में. इसको हेडक्वार्टर इसके न्यू दिल्ली में देखने को आपको मिल जाएंगे. और हमारी कंट्री में जो ह्यूमन राइट्स है उनका ध्यान यही रखती है. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन
हमारी कंट्री के जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका ध्यान रखती है। वॉच डॉग इसको कहा जाता है। मतलब किसी भी इंडिविजुअल का लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी के जो राइट्स हैं वो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है, और इन पे ध्यान कौन रखता है? वो NHRC इनका ध्यान रखती है कि किसी की भी इंडिविजुअल के राइट्स का हनन ना हो। इसके बाद इसको पेरिस प्रिंसिपल के अकॉर्डेंस में बनाया गया था, क्योंकि पेरिस प्रिंसिपल ने क्या कहा था कि हमें ह्यूमन राइट्स को प्रमोट और प्रोटेक्ट करना है, उसी के अकॉर्डेंस में इसको बनाया गया था। और जनरल असेंबली ने, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने भी इसको एक तरह से आइडेंटिफाई कर लिया था, इसको अपनी नोट दे दी थी। कब? 20 दिसंबर 1993 को। मेंबर्स कौन कौन होते हैं इसमें? चेयरपर्सन होते हैं, 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं और 7 डीम्ड मेंबर्स हो सकते हैं इसमें। और जो इसके चेयरपर्सन होंगे, चेयरमैन होंगे, वो या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए। अपॉइंट कौन करता है इन्हें? अपॉइंट इन्हें प्रेसिडेंट करेंगे एक 6 मेंबर कमेटी के रिकमेंडेशन पे। अब इस 6 मेंबर कमेटी में कौन कौन होगा? हेड होंगे प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा के स्पीकर होंगे, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन होंगे, और दोनों हाउसेस के मतलब लोकसभा और राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, अलॉन्ग विद यूनियन होम मिनिस्टर। ये इसके कमेटी के मेंबर्स होंगे। टेन्योर क्या रहेगा? चेयरमैन और मेंबर्स जो होंगे वो 3 साल के लिए ऑफिस होल्ड करेंगे, या फिर जब तक उनकी एज 70 ईयर्स नहीं हो जाती। जो भी इन दोनों में से कम टाइम पीरियड होगा उसी को माना जाएगा, उतने टाइम के लिए होल्ड करेंगे। प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकते हैं कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस में। कौन कौन सी सर्कमस्टांसिस है? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, इन चार्जेस पे इनको रिमूव किया जा सकता है। और इसके रिगार्डिंग इंक्वायरी कौन करेगा? कोई सुप्रीम कोर्ट जज इनके लिए इंक्वायरी करेगा। इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? इनके पास सिविल कोर्ट की पावर होती है, और इनकी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो जुडिशियल कैरेक्टर की होती हैं। मतलब जैसे कोर्ट में प्रोसीडिंग्स होती हैं, इसी टाइप की इनकी प्रोसीडिंग्स होती हैं। ये किसी भी मैटर को केवल तब तक देख सकते हैं जब वो 1 साल के अंदर अंदर हुआ हो। मतलब अगर कोई ऐसा मैटर है जिसको मतलब हुए 1 साल हो चुका है, तो उस टाइम पे इनके पास पावर नहीं है कि ये उसको एंटरटेन कर पाएँ। इनकी जो रेकमेंडेशंस है, इनका जो फंक्शन है वो रेकमेंडेटरी नेचर का होता है, मतलब बाइंडिंग नहीं होता है। और इनके पास कोई पावर नहीं है ह्यूमन राइट्स के वायलेटर्स के लिए। मतलब किसी को भी ये ह्यूमन राइट के वायलेटर को पनिश नहीं कर सकते, ना ही किसी को कोई मॉनेटरी रिलीफ प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? लिमिटेड रोल होता है। मैंने आपको बताया कि इनका जो आर्म्ड फोर्सेस है इस पे भी इनका काफ़ी लिमिटेड रोल होता है, और इन्हें प्राइवेट पार्टीज़ के अगर कोई भी ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है उस टाइम पे, उस कंडीशन में ये एम्पावर्ड नहीं है कोई भी एक्शन लेने के। मतलब प्राइवेट पार्टीज़ के किसी भी ह्यूमन राइट वायलेशन पे इनके पास कोई पावर नहीं है कुछ भी एक्ट करने की। ये आपको NHRC के बारे में पता होना चाहिए। NCW के बारे में देख लेते हैं। इसको बनाया गया था नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन एक्ट 1990 के अंदर। तो क्या हो गया? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो गया। कब आई थी? 1992 में। फर्स्ट कमीशन मैंने आपको बताया 31 जनवरी 1992 में बनाया गया था। और इसकी चेयरपर्सन कौन थी? फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थी इसकी? मिसेस जयंती पटनायक इसकी फर्स्ट चेयरपर्सन थी। कौन कौन होते हैं मेंबर्स इसमें? चेयरपर्सन होता है, मेंबर सेक्रेटरी और 5 अदर मेंबर्स। मतलब टोटल कितने मेंबर्स हो गए? 7। तो आपको पता होना चाहिए। और जो चेयरपर्सन है नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन के, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। हमने देखा था पिछले में क्या था? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं यहाँ, और नॉमिनेट कौन करती है? कमेटी करती है। लेकिन यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट इनको नॉमिनेट करती है। फंक्शंस क्या क्या है NCW के? ये वीमेन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड्स को देखते रहते हैं कि वीमेन के लिए क्या क्या बेटरमेंट किया जा सकता है, और क्या क्या बेटर लॉज बनाए जा सकते हैं जिनसे वीमेन की कंडीशंस सुधारी जा सके। उसके बाद जो भी ग्रीवेंसीज है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वीमेन की, उनको सॉल्व करने के लिए ये एक मैकेनिज़्म प्रोवाइड करवाते हैं। और सभी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं जिनसे वीमेन अफेक्ट होती है उन पे अपनी एडवाइस देते हैं। कुछ वीमेन एम्पावरमेंट की स्कीम्स जो हमारी गवर्नमेंट लाई थी कौन कौन सी है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, वन स्टॉप सेंटर स्कीम जिसको सखी सेंटर्स भी कहा जाता है, उज्ज्वला स्कीम, ये किस लिए थी? ट्रैफिकिंग और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए थी ये। स्वधार गृह, एक ऐसा मतलब घर टाइप या फिर हॉस्टल जैसा जो वीमेन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में है उनके लिए प्रोवाइड करवाई गई थी ये। नारी शक्ति पुरस्कार, महिला पुलिस वॉलंटियर्स, महिला शक्ति केंद्र और निर्भया फंड आपको पता है अंडर
नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ये बनाया गया था। ये आपको इस आर्टिकल में पता होना चाहिए। अब ऑल्दो नेक्स्ट आर्टिकल है कि तेलंगाना में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन देखा गया है। ऑल्दो इस आर्टिकल में हमारे पास इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, इनकी डेफिनेशन देखना भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन क्योंकि ये डेफिनेशंस, ये चीज़ें रिपीटेडली न्यूज़ में आती रहती हैं, आई थिंक मैंने 3-4 दिन पहले भी इसको कवर किया था, तो आज मैं इसको कवर नहीं करने वाली हूँ क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि दिल्ली पुलिस फोर्स ऐसी पहली फोर्स है हमारी कंट्री की जिसमें कि फोरेंसिक जांच को मैंडेटरी कर दिया है। मतलब अब जो भी ऐसा क्राइम है जिसमें कि क्रिमिनल को 6 साल से ज़्यादा की सज़ा मिली है, उस केस में फोरेंसिक जांच को मैंडेटरी कर दिया है। इसमें क्या है, इसमें हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि जो भी क्रिमिनल है उसको टॉर्चर किया जाता है, 6 साल से ज़्यादा की जेल क्या है, एक तरह से बहुत बड़ा टॉर्चर है। और ये जो कस्टोडियल टॉर्चर है इसके रूट्स कॉलोनियल इंडिया में पाए जाते हैं। मतलब जब इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी उस टाइम से ये देखने को मिलता है कि काफ़ी कस्टोडियल टॉर्चर किया जाता था, इसलिए ये लाया गया है। इसमें क्या होगा, फोरेंसिक मोबाइल वैन्स लाई जाएंगी जो कि क्या करेंगी, हर डिस्ट्रिक्ट को एक एक फोरेंसिक मोबाइल वैन अलोकेट की जाएगी सो दैट कि साइंटिफिक और फोरेंसिक असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जा सके जहाँ भी ज़रूरत हो। और ये जो है वो पुलिस के कंट्रोल में नहीं होंगी, फोरेंसिक मोबाइल वैन्स पुलिस के कंट्रोल में नहीं होंगी, बल्कि ये कोर्ट ऑफ लॉ के रिस्पॉन्सिबल होंगी। और क्या किया जाएगा, सेफ्टी के लिए कैमराज इंस्टॉल किए जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा। और क्या किया जाएगा, जो भी कहीं और कैमराज लगे हुए हैं, जैसे मार्केट में लगे हुए हैं, रेलवे स्टेशन पे लगे हुए हैं, बस स्टैंड्स पे लगे हुए हैं, उनको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा पीसीआर के साथ, मतलब पुलिस कंट्रोल रूम के साथ उन सभी को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा सो दैट बेटर वे से सर्विलियंस किया जा सके। अब इसी आर्टिकल में इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, दिल्ली के बारे में पढ़ना, क्योंकि दिल्ली हमें पता है यूनियन टेरिटरी है और पुलिस फोर्स जो है वो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली पुलिस पे लॉ नहीं बना सकती, उस पे लॉ कौन बनाती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसके बारे में प्रोविज़न क्या है, 69th अमेंडमेंट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे आया था आर्टिकल 239 AA। उसने क्या कहा था कि यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को एडमिनिस्टर करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो एड एंड एडवाइस का मतलब है वो ये है कि उन्हीं मैटर्स पे एड एंड एडवाइस कर सकती है असेंबली जिस पे इसके पास लॉ बनाने की पावर हो, मतलब स्टेट और कंकरेंट लिस्ट के वो मैटर्स जिस पे इलेक्टेड असेंबली को लॉज बनाने की पावर हो। हमें पता है पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड पर दिल्ली की इलेक्टेड असेंबली को लॉज बनाने की पावर नहीं है। उसके बाद ये कहा गया है इस आर्टिकल में कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको 2 तरीके से काम करना है, या तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पे, या फिर जो प्रेसिडेंट डिसीजन लेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करना है। ये 2 काम लेफ्टिनेंट गवर्नर के होते हैं। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर का कोई डिफरेंस हो जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ किसी मैटर पे, तो वो मैटर किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। ऐसा भी आर्टिकल 239 AA में बोला गया है। यही इंपॉर्टेंट था, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है कि केरला ने लोकायुक्त बिल पास किया है जिसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं और उस अमेंडमेंट के खिलाफ लोग काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अमेंडमेंट क्या किया गया है कि अगर हमें पता है लोकायुक्त चीफ मिनिस्टर के खिलाफ भी कोई कंप्लेंट है या फिर करप्शन का कोई केस है तो उसको चेक कर सकती है, उसको हैंडल करने की पावर लोकायुक्त के पास होगी। तो ये अमेंडमेंट कर दिया गया है कि अगर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कोई अनफेवरेबल डिसीजन दे देती है लोकायुक्त, तो उस टाइम पे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी, मतलब जो फाइनल डिसीजन लेने वाली अथॉरिटी होगी, वो होगी लेजिस्लेटिव असेंबली, ना कि गवर्नर। गवर्नर पहले थे कॉम्पिटेटिव अथॉरिटी, लेकिन अब इस टाइम पे क्या कर दिया गया है कि ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किसको बना दिया जाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली को। इसकी वजह से क्या हो रहा है, काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि ये जो है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, क्योंकि कोई भी पर्सन अपने ही केस में जज नहीं हो सकता। हमें पता है लेजिस्लेटिव असेंबली में जो पार्टी होती है पोजीशन में, उसी की मेजॉरिटी होती है। इसका मतलब अगर कोई फैसला लेजिस्लेटिव असेंबली लेने वाली है तो वो चीफ मिनिस्टर के फेवर में ही होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। और क्या किया जा रहा है कि जुडिशरी की पावर को लेजिस्लेटर्स और
एग्जीक्यूटिव को दिया जा रहा है, ये भी कहा गया है। अब इसमें हमारे पास लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 में आया था और इसने क्या कहा कि यूनियन में लोकपाल होने चाहिए और स्टेट्स के लिए लोकायुक्त को अपॉइंट करना चाहिए। ये स्टैट्यूटरी बॉडीज होंगी क्योंकि किसी एक्ट की वजह से बनाई जा रही हैं, इनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है। ये एक ओम्बड्समैन का फंक्शन परफॉर्म करती है और किसी भी पब्लिक फंक्शनरीज पे, किसी भी पब्लिक सर्वेंट पे अगर करप्शन के चार्जेस लगते हैं तो उनको इंक्वायर करने की ड्यूटी इनकी होती है। 2016 में कुछ अमेंडमेंट किए गए, अमेंडमेंट करके 2013 वाले एक्ट को में कुछ चेंज लाए गए। क्या किया गया कि सेक्शन 44 था जो 2013 वाले एक्ट का, उसमें ये कह दिया गया, पहले ये था कि अगर कोई भी गवर्नमेंट पब्लिक सर्वेंट अगर शक के दायरे में है तो उसकी एसेट्स को और उसकी लाइबिलिटीज़ को गवर्नमेंट सर्विस, मतलब उसकी गवर्नमेंट सर्विस उसने ज्वाइन की, उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसे अपनी सारी डिटेल्स को, एसेट्स की और लाइबिलिटीज़ की सारी डिटेल्स को जमा करवाना होता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, अमेंडमेंट के बाद 2016 में जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें ये 30 दिन की टाइम लिमिट को हटा दिया गया है और कहा गया है कि गवर्नमेंट जिस फॉर्म में और जिस मैनर में कहेगी उस मैनर में और उस फॉर्म में आपको अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को डिक्लेयर करना है। क्या स्ट्रक्चर होता है लोकपाल का? लोकपाल एक मल्टी मेंबर बॉडी है, एक चेयरपर्सन होते हैं और मैक्सिमम 8 मेंबर्स इसमें हो सकते हैं। जो चेयरपर्सन इसके होते हैं वो या तो कोई फॉर्मर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज होंगे या फिर कोई एमिनेंट पर्सन होंगे जिनके पास 25 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होगा एंटी करप्शन पॉलिसी में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, विजिलेंस में, फाइनेंस में, इस टाइप के मैटर्स में। और जो बाकी के 8 मेंबर्स हैं उनमें से हाफ मेंबर्स जुडिशियल मेंबर्स होंगे और मिनिमम 50% जो मेंबर्स होंगे वो SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़ और वीमेन होंगी। जो जुडिशियल मेंबर लोकपाल में होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के या तो फॉर्मर जज होने चाहिए या फिर किसी भी हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस होने चाहिए। जो नॉन जुडिशियल मेंबर्स होंगे उनके पास मिनिमम 25 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंटी करप्शन पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विजिलेंस, फाइनेंस, इन सब मैटर्स में। जो इनकी ऑफिस में रहेंगे इनकी टर्म कितनी है, 5 साल है या फिर टिल द एज ऑफ 70 ईयर्स। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चेयरमैन और मेंबर्स दोनों के लिए सेम है। इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन पे। सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होंगे जो कि चेयरपर्सन होंगे सिलेक्शन कमेटी के, लोकसभा के स्पीकर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे लोकसभा के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और अगर वो एब्सेंट है तो उनके द्वारा कोई भी जज को नॉमिनेट कर दिया जाएगा। अलॉन्ग विद दैट एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट होंगे और कम से कम इस सिलेक्शन कमेटी में 8 पर्सन्स का होना ज़रूरी है। उसके बाद क्या क्या पावर्स हैं लोकपाल की? लोकपाल प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, MPs, कोई भी ग्रुप ABCD के ऑफिसर्स या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी ऑफिसर्स को जूरिस्प्रूडेंस में ले सकता है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर पे भी ये अगर कोई चार्जेस लगे तो उनको इंस्पेक्ट कर सकता है, एक्सेप्ट वो चार्जेस ऐसे केसेस से रिलेटेड ना हो जो कि इंटरनेशनल रिलेशन में कोई करप्शन हुआ है उससे रिलेटेड है, सिक्योरिटी से रिलेटेड है, पब्लिक ऑर्डर से, एटॉमिक एनर्जी या फिर स्पेस से रिलेटेड है। मतलब कि अगर प्राइम मिनिस्टर पे कोई ऐसे चार्जेस लगे हैं करप्शन के जो कि रिलेट करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन से, सिक्योरिटी से, पब्लिक ऑर्डर से, एटॉमिक एनर्जी या फिर स्पेस से, तो उन मैटर्स में लोकपाल इन केसेस को प्रॉप नहीं कर सकती। और लोकपाल का उन मैटर्स में भी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होगा जिसमें जैसे MPs और मिनिस्टर्स अगर पार्लियामेंट में कुछ भी बोल देते हैं या फिर वहाँ जो वोट करते हैं उस मैटर में भी लोकपाल का कोई जुरिस्डिक्शन इन पे नहीं होगा। और कहाँ नहीं होगा इनका जुरिस्डिक्शन? इनका जुरिस्डिक्शन कहाँ कहाँ हो सकता है? कोई भी सेंट्रल एक्ट के द्वारा कोई बॉडी बनाई गई है उसमें कोई भी पर्सन इन्वॉल्व है जो कि ब्राइब ले रहा है या ब्राइब दे रहा है, मतलब रिश्वत दे रहा है या रिश्वत ले रहा है, उस पर्सन पे इनका जुरिस्डिक्शन जाता है। और सभी पब्लिक ऑफिशियल्स को ये मैंडेट किया जाता है कि वो अपने एसेट्स और अपनी लाइबिलिटीज़ को खुद डिक्लेयर कर दें और अपने डिपेंडेंट्स की भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को डिक्लेयर कर दें। जो लोकायुक्त और लोकपाल होते हैं इनके पास पावर होती है कि CBI को सुपरिटेंडेंट कर सके और ये CBI को डायरेक्शन भी दे सकते हैं। और अगर कोई केस लोकपाल CBI को ट्रांसफ़र कर देती है तो उस केस को जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसको बिना लोकपाल के अप्रूवल के ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। जो लोकपाल की इंक्वायरी विंग होती है
इसके पास सिविल कोर्ट्स जितनी पावर होती हैं, लोकपाल के पास ये पावर होती है कि वो जो एसेट्स हैं उनको अपने कब्जे में ले सके, ऐसे जो बेनिफिट्स जो करप्शन से आए हैं उनको भी अपने कब्जे में ले सकती है अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। और क्या है, लोकपाल के पास ये पावर है कि वो किसी भी पब्लिक सर्वेंट का ट्रांसफ़र या सस्पेंशन रेकमेंड कर सकती है अगर वो पाया जाता है करप्शन करते हुए। उसके बाद लोकपाल के पास ये पावर भी है कि अगर किसी केस की इंक्वायरी चल रही है उस टाइम पे किसी भी रिकॉर्ड को डिस्ट्रक्ट होने से बचाने के लिए ये डायरेक्शंस दे सकती है। ये था लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है, ये एक यहाँ टेक्नोलॉजी का नाम आया है, इसमें जस्ट ये इम्पोर्टेंट है कि 3 दिन में 4 फीमेल्स मर गई हैं क्योंकि एक फैमिली प्लानिंग सर्जरी उन्होंने करवाई थी। नाम क्या था उस सर्जरी का? डबल पंचर लेप्रोस्कोपी। तो अगर ये टेक्नोलॉजी का नाम पेपर में आ जाता है कि किससे रिलेटेड है तो ये फैमिली प्लानिंग की है। जो लेडीज़ नेचुरल वे से कंसीव नहीं कर सकती उनके लिए ये है। इसमें एब्डोमिनल में कुछ कट करके इंसर्ट की जाती हैं प्लेट्स, उससे रिलेटेड है ये। तो आपको ये नाम ध्यान होना चाहिए और ये टेक्नोलॉजी पता होनी चाहिए किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है, लियोपार्ड ने अटैक कर दिया था अरुणाचल प्रदेश के टेम्पल में एक मैन को। यहाँ पे हमारे पास लियोपार्ड्स के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। सबसे ज़्यादा लियोपार्ड्स कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, फिर कर्नाटका और 3rd नंबर पे महाराष्ट्र में। रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा लियोपार्ड्स सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। 2nd नंबर पे आते हैं वेस्टर्न घाट्स वाले, 3rd पे आते हैं शिवालिक एंड गैंगटिक प्लेन्स में और 4th पे आते हैं नॉर्थ ईस्ट में। यहाँ कन्फ्यूज़न हो सकता है, हमें लगेगा कि गैंगटिक प्लेन्स में नॉर्थ ईस्ट से कम लियोपार्ड्स मिलेंगे लेकिन गैंगटिक प्लेन्स में ज़्यादा मिलेंगे, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। कौन कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती हैं इनके मूवमेंट को ध्यान रखने के लिए? कैमरा ट्रैप्स का यूज़ किया जाता है, सैटेलाइट इमेजिंग का यूज़ किया जाता है और जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और NTCA है वो फील्ड वर्क करते रहते हैं सो दैट इनकी पॉपुलेशन और इनकी मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके। कंजर्वेशन स्टेटस इनका देख लेते हैं। IUCN में वल्नरेबल कैटेगरी में रखे गए हैं। साइट्स की लिस्ट में अपेंडिक्स 1 में है और अपेंडिक्स 1 में होने का मतलब क्या है कि ये मोस्ट इंडेंजर्ड कैटेगरी के एनिमल्स और प्लांट्स को इसमें रखा जाता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में रखे गए हैं और शेड्यूल 1 में रखने का मतलब क्या है कि इनको एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करवाना है क्योंकि एक थ्रेटन्ड स्पीसीज है और अगर कोई ऑफेंस इस कैटेगरी के एनिमल्स या प्लांट्स के साथ करता हुआ पाया जाता है तो उनको हाईएस्ट पेनल्टीज दी जाती हैं। ये इसमें इम्पॉर्टेंट था, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है अभिजीत सेन जी से रिलेटेड। हमें पता है अभी हाल फिलहाल में इनका देहांत हो गया है। हमारे कंट्री की एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, ये इकोनॉमिस्ट थे काफ़ी अच्छे और प्लानिंग कमीशन के फॉर्मर मेंबर भी थे, CACB के फॉर्मर चेयरमैन भी रह चुके हैं और कमिटीज़ के भी हेड रहे हैं ये। तो इनका एक काफ़ी अच्छा रोल हमारी डेवलपमेंट में देखा जा सकता है हमारी कंट्री के। और इनका एक बहुत बड़ा हाथ था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को आर्किटेक्ट करने में। मतलब वो एक्ट जिसने काफ़ी सारे पुअर हाउस होल्ड्स को भुखमरी से बचा लिया ड्यूरिंग कोविड-19, उसके ये वन ऑफ द आर्किटेक्ट रहे हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के। और ये किस टाइप के पर्सनैलिटी थे? इन्होंने हमेशा कहा है कि जो हमारी गवर्नेंस है उसको डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, मतलब पावर का डिवीज़न होना चाहिए। और इनके क्या थे कि जो सॉइल है हमें एनवायरनमेंट का पूरा ध्यान रखना चाहिए। डेवलपमेंट के चक्कर में हमें एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना है, पब्लिक गुड की तरह हमें सॉइल को लेकर चलना है और सो दैट कलेक्टिवली इसके लिए हमें काम करना होगा और लोकेशन एप्रोप्रिएट एक्शन का यूज़ करना होगा। मतलब जैसी लोकेशन है, अलग अलग लोकेशंस की अलग अलग नीड है, उसके अकॉर्डिंग हमें एप्रोप्रिएट एक्शन लेने होंगे और सभी का कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, फार्मर, साइंटिस्ट, सिविल सोसाइटी और स्टेट की सभी की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इंडिया की सॉइल को डैमेज होने से बचाए। और इन्हें 2020 में स्टीयरिंग कमेटी ऑफ नेशनल कोएलिशन फॉर नेशनल फार्मिंग का फाउंडिंग मेंबर भी बनाया गया था। ये बने थे 2020 में उसके मेंबर। उसके बाद एक बात इन्होंने और कही है कि स्टेट का जो रोल है, सबसे मेन चीज़ है, इनके जो व्यूज़ थे वो फ्री बीज पे काफ़ी अच्छे थे।
इन्होंने कहा था कि स्टेट का ये रोल, स्टेट का ये जिम्मेदारी है कि वो जो अपने पीपल हैं उनको जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक ज़रूरतें हैं जीवन की, उनको प्रोवाइड करवाए, ना कि जो अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र्स आजकल गवर्नमेंट कर रही हैं, ये इसके बिल्कुल खिलाफ थे। क्योंकि ये क्या देखते थे कि कैश ट्रांसफ़र से जो स्टेट है वो अपनी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछा छुड़ा लेती है। स्टेट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वो लोगों को वाटर, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन ये सब प्रोवाइड करवाए, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स करके गवर्नमेंट अपनी जो जिम्मेदारी है उससे पीछा छुड़ा लेती है। इनके फ्रीबीज के ऊपर ये सोच थी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इनका माना जाता है। अब हमें इस आर्टिकल में क्या देखना है, सबसे पहले कौन कौन सी कमिटीज़ के मेंबर थे, कौन सी कमेटी इनके अंडर हेड की गई। अभिजीत सेन कमेटी बनाई गई थी पीपीआई पे, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में। हमें पता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो है उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को और प्रॉफिट मार्जिन्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि ये जो इंडेक्स है वो प्रोड्यूसर लेवल पे बनाया जाता है और उस लेवल पे कमोडिटी जो है वो मार्केट में नहीं पहुंचती, उससे पहले ही ये इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है, प्रोड्यूसर लेवल पे प्रिपेयर किया जाता है, इसलिए इन सबको इंक्लूड नहीं किया जाता। दूसरी एक कमेटी और थी जो 2008 में बनाई गई थी, इन्हीं के अंडर, वो किससे रिलेटेड थी? वो थी कि एग्रीकल्चर कमोडिटी प्राइसेस की फ्यूचर ट्रेडिंग पे। ये आपको पता होना चाहिए, दो कमिटीज़ थी जिनको इन्होंने हेड किया था। अब नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट है सीएसीपी। सीएसीपी का नाम है क्योंकि ये फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं सीएसीपी की, तो सीएसीपी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सीएसीपी को पहले क्या कहा जाता था? एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन कहा जाता था। 1985 में इसका नाम बदल के सीएसीपी रखा गया। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर एक स्टैट्यूटरी पैनल है और ये एक ऐसी एक्सपर्ट बॉडी है जो एमएसएमईज के बारे में रेकमेंड करती है टू सीसीईए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को। हमें पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? कि ये एमएसएमईज को रेकमेंड करती है और फार्मर्स और कल्टीवेटर्स को ये प्रमोट करती है, मोटिवेट करती है कि वो अपने रिसोर्सेज का अच्छे से अच्छा ऑप्टिमाइज यूज़ कर सकें, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं बाय हेल्प ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और इनके जो सजेशन होते हैं कैबिनेट सीएसीपी के, वो गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं होते। कौन कौन होता है? कंपोजिशन कैसी होती है? 5 पर्सन होते हैं इसमें, एक चेयरमैन, मेंबर सेक्रेटरी, 1 ऑफिशियल मेंबर और 2 नॉन ऑफिशियल मेंबर। और जो 2 नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे ये क्या होंगे? ये फार्मिंग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाले रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे और ऐसे लोग होने चाहिए जिनका फार्मिंग कम्युनिटी के साथ एक एक्टिव एसोसिएशन देखने को मिले। ये यहाँ इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है लंपी स्किन डिजीज़ से रिलेटेड। यूपी में इस डिजीज़ का काफ़ी ज़्यादा प्रहार देखने को मिल रहा है। अब ये 4-5 दिन पहले आर्टिकल आया था कि अमूल के जो एमडी थे उन्होंने कहा था कि लंपी स्किन डिजीज़ जो है वो मिल्क प्रोडक्शन पे अफेक्ट नहीं डालती। मतलब जो कैटल है उस पर असर पड़ता है, उसकी हेल्थ पे असर पड़ता है, लेकिन मिल्क प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता। लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में देख लेते हैं, क्या क्या कॉजेज़ होते हैं इसके। ये होती है लंपी स्किन डिजीज़ वायरस की वजह से, और एफएओ के अकॉर्डिंग इसमें मोर्टेलिटी रेट जो है, मतलब मरने का जो खतरा है वो 10% से कम है। पहली बार इसको जाम्बिया में देखा गया था 1929 में, और स्टार्टिंग में ये माना जाता था कि ये तो पॉइजनिंग की वजह से या फिर किसी इंसेक्ट की बाइट की वजह से ये हो गई है। ट्रांसमिशन कैसे होता है इनका? ट्रांसमिशन एनिमल्स के बीच में होता है बाइटिंग इंसेक्ट्स की वजह से, जैसे मॉस्किटोज या बाइटिंग फ्लाइज की वजह से। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसके? फीवर, आँखों और नाक से फ्लूइड निकलने लग जाता है, सलीवा निकलता है माउथ से ज़्यादा, ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं। और जो एनिमल होता है वो इसमें खाना छोड़ देता है और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करता है, जैसे खाते टाइम या चबाते टाइम उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और मिल्क प्रोडक्शन भी इसमें कम हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। और प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है इसको? वैक्सीनेशन के द्वारा। वैक्सीनेशन लगाई जाती है लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के अंडर, इनके प्रिवेंशन के लिए वैक्सीनेशन लगाई जाती है। लेकिन इनके ट्रीटमेंट के लिए अभी तक कोई भी स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग अवेलेबल नहीं है। केवल ट्रीटमेंट क्या है कि इनको सपोर्टिव केयर से ठीक किया जाए। और ट्रीटमेंट में क्या इंक्लूड किया जा सकता है कि
एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जा सकता है सो दैट निमोनिया ना हो, इनको कोई सेकेंडरी स्किन इन्फेक्शन ना हो। एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर्स को भी यूज़ किया जा सकता है सो दैट कि जो एपेटाइट है, जो इनकी पाचन तंत्र है वो ठीक रहे। FAO के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। FAO क्या है? FAO यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका काम क्या है? हंगर को ख़त्म करना। इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पे एफर्ट्स करती है। वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन FAO को भी फाउंड किया गया था 1945 में। फाउंडिंग डे है इसका। ये रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी सिस्टर बॉडीज़ है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से इनिशिएटिव्स लेती है FAO। ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, मॉनिटर्स डेजर्ट में जो लोकस्ट पाई जाती हैं, जैसे टिड्डियाँ, लोकस्ट का मतलब है टिड्डियाँ, उनकी सिचुएशन को ये मॉनिटर करती है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, जो वो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो ऐसी बॉडी है जो कि WHO के फूड स्टैंडर्ड प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और जो इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर है, ये भी FAO इम्प्लीमेंट करती है। कौन कौन सी रिपोर्ट ये पब्लिश करती है? इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोफिया, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। सोफो, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट। सोफी, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। सोफा, स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। सोको, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट्स। और वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया का देख लेते हैं इसके साथ क्या कितना रोल है। इसके FAO की हेल्प से हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस मनाया था 2016 में, और अभी 2023 को भी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर करने की बात एक्सेप्ट हमारी हो गई है। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आ जाता है वो क्या है कि 75 ईयर्स पूरे हुए थे FAO के 16 अक्टूबर 2020 में। तो एक कॉइन डिनोमिनेट किया गया था 75 रुपये का, वो इसकी 75th एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए, FAO की 75th एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए 75 रुपये का कॉइन आया था। ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे आ सकता है कि हमारी जो फ्रीडम को मिले हुए 75 ईयर्स हुए हैं उसकी वजह से ये कॉइन लाया गया था, लेकिन नहीं, वो गलत हो जाएगा। लाया क्यों गया था? FAO के 75th एनिवर्सरी के ऊपर। अब क्या है, लंपी स्किन डिजीज़ की वायरस वैक्सीन आ गई है, पूरी इंडिया में डेवलप्ड है, इंडिजीनियस है। क्या नाम है इसका? लंपी प्रोवैक। और ये लंपी स्किन डिजीज से लाइव स्टॉक को बचाती है। अब इसका लॉन्च कैसे किया गया? डेवलप इसको किया नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विनॉक्सिस, हिसार में है, जो किसके साथ मिलके? इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ईटानगर, इसके साथ मिलके लॉन्च किया गया इस वैक्सीन का। आपको पता होना चाहिए वैक्सीन के बारे में भी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट दी है जिसमें ये कहा है कि पेंडेमिक के टाइम पे काफ़ी सारे चैलेंजेस देखने को मिले, लेकिन इंडिया ने उन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से मैनेज किया है। क्या चैलेंजेस थे? जैसे एक प्रैक्टिस ये देखी गई कि सिंगापुर की एक कंपनी ने चाइना के जो KN95 मास्क थे, जो ये कहा जाता था कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं कोरोना से बचने में, उनको बेचा इंडिया में एज अ थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, मतलब थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट लेके सिंगापुर वालों ने, सिंगापुर की एक कंपनी ने इंडिया में इन मास्क को बेचा। तो इसमें एक काफ़ी बड़ा करप्शन फ्रॉड देखा जा सकता है। उसके बाद केवल इंडिया नहीं फ्रॉड का टारगेट था, और भी काफ़ी जगह फ्रॉड हुआ है, लेकिन इंडिया ने क्या किया? काफ़ी बेटर वे से इन चीज़ों को मैनेज किया, पेंडेमिक की सिचुएशन को मैनेज किया, और एक सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी बनाई जिसकी काफ़ी हेल्प हुई इन चीज़ों को मैनेज करने में। क्या नाम था उसका? HLL लाइफ केयर लिमिटेड, और इसको फरवरी 2020 में फाइनल किया गया था। ये एक सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी है। इसकी हेल्प से क्या किया कि जो बिडिंग हुई है, जैसे हमें दूसरे देश से कुछ मंगाना है या फिर दूसरे देश में कुछ भेजना है, तो उसके बिडिंग डॉक्यूमेंट्स HLL ने तैयार किए, बिडिंग इन्होंने की, और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्होंने तैयार किया। तो ऐसे जो सप्लाई चेन थी वो इन्होंने मैनेज की, सो दैट जो कमोडिटीज़ हैं उनकी डिलीवरी ईजी हो पाए, ईजी वे से हो पाए।
अब इस आर्टिकल में हमारे पास वर्ल्ड बैंक से पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, वर्ल्ड बैंक दो एसोसिएशंस हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दूसरी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IBRD और IDA। इन दोनों को एक साथ क्या कहा जाता है? वर्ल्ड बैंक। ये दोनों वर्ल्ड बैंक ग्रुप में जो 5 एंटिटीज़ हैं उनमें से 2 एंटिटी हैं। अभी हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में भी देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक को IMF के साथ बनाया गया था 1944 में ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में। और वर्ल्ड बैंक ग्रुप में जो है 189 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने क्या कमिट किया है कि वो पॉवर्टी को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे वर्ल्ड में से। जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है उसमें 5 कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस आते हैं? IBRD और IDA। तो मैंने आपको बताया ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? वर्ल्ड बैंक। और इसके अलावा 3 कौन कौन से हैं? IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी और इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ये 3 बाकी उसके वर्ल्ड बैंक ग्रुप के इंस्टीट्यूशंस हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, इसका दूसरा नाम क्या था? यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। ये 1944 में हुई थी। इसकी वजह से IMF बना और क्या बना? IBRD बना। मतलब IBRD 1944 में ऑल्दो बन गया था, लेकिन क्या हुआ इसके बाद इम्प्लीमेंट हुआ। IBRD के कोर ऑब्जेक्टिव क्या हैं? ये लोन देती है कंट्रीज़ को जो भी वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से तबाह हो गई थी। इसका जो कोर ऑब्जेक्टिव था वो ये था, उन कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करवाना। लेकिन धीरे धीरे इसका फोकस कहाँ शिफ्ट होता गया? रिकंस्ट्रक्शन से डेवलपमेंट की तरफ इसका फोकस शिफ्ट होता गया। और ये कहाँ इन्वेस्ट करने लगी? इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, रोड और ट्रांजिट, डैम्स, इन सब पे ये इन्वेस्ट करने लगी। धीरे धीरे और इंस्टीट्यूशंस आए जिन्हें वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहा गया। अभी हमने देखा IDA, IFC, ICSID, ये सभी आए, इनको क्या कहा गया? वर्ल्ड बैंक ग्रुप। और ये क्या है? ये काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में ये ऑर्गेनाइजेशन अब इन्वॉल्व है डिफरेंट इंस्टीट्यूशन और फंड के द्वारा। और मेनली इनका फोकस क्या होता है? डेवलपिंग और अंडर प्रिविलेज्ड कंट्रीज़ के ऊपर ध्यान देना। वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंसर का काम करता है और नॉलेज प्रोवाइड करवाता है डिफरेंट डेवलपमेंट से रिलेटेड। और इसका क्या है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनका मेन एम क्या है कि प्रॉपर्टी को ख़त्म कर दिया जाए, प्रोस्पेरिटी को बढ़ाया जाए और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए। मेंबर्स कौन कौन होते हैं? मेंबरशिप देख लेते हैं। किसी को भी कंट्री को अगर वर्ल्ड बैंक ग्रुप को ज्वाइन करना है तो उसे पहले IMF का मेंबर बनना होगा। उसके बाद सबसे पहले IDA, IFC, MIGA का अगर किसी कंट्री को मेंबर बनना है तो उसे सबसे पहले IBRD का मेंबर बनना होगा। और ये इन चारों का मेंबर बन जाएगा जब IBRD का, IDA, IFC और MIGA का जब वो मेंबर बन जाएगा, उसके बाद ही केवल वो ICSID का मेंबर बन सकता है। मतलब और क्या क्या हो जाएंगी? इसका ICSID का मेंबर बनने के लिए IBRD का मेंबर हो गया और उस कंट्री ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का स्टैट्यूट जो है वो साइन किया हो। तीसरी कंडीशन क्या है कि उसको ICSID के एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने ही इनवाइट किया हो बाय वोट ऑफ 2/3 ऑफ इट्स मेंबर। मतलब ICSID की एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के 2/3 मेंबर्स ने उसको इनवाइट किया हो, तब वो कंट्री ICSID की मेंबर बन सकती है। फंक्शंस क्या है? IBRD के फंक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले IBRD एक ग्लोबल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव की तरह तौर पे जानी जाती है। 189 कंट्रीज़ हैं इसमें मेंबर के तौर पे। वर्ल्ड का ये लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक है और ये मिडिल इनकम और लो इनकम कंट्रीज़ को लोन्स प्रोवाइड करवाती है, गारंटी देती है, एडवाइस देती है और रिस्क मैनेजमेंट टूल्स के बारे में एडवाइस करती है। उसके बाद जो इसका 60% पोर्टफोलियो है IBRD का, वो मिडिल इनकम नेशंस की वजह के बेसिस पे बना है, मतलब कंसिस्ट करता है मिडिल इनकम नेशंस को। उसके बाद काफ़ी सारे एरियाज़ में ये इन्वेस्ट करते हैं और टेक्निकल असिस्टेंट भी काफ़ी कंट्रीज़ को प्रोवाइड करवाते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट को हर स्टेजेस पे एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। ये केवल और केवल जो सॉवरेन गवर्नमेंट्स है उसके साथ काम करता है, प्राइवेट कंपनीज़ के साथ ये काम नहीं करता है। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और गवर्नमेंट्स की ये हेल्प करता है अपने क्लाइमेट के इम्प्रूवमेंट के लिए इन्वेस्ट करने में, या फिर कोई भी डिलीवरी में कोई
बोटल नेक्स हैं, कोई कमियां हैं सर्विस डिलीवरी चेन में, उनको एलिमिनेट करने में और अपनी पॉलिसीज़ को स्ट्रेंथ करने में ये गवर्नमेंट्स की हेल्प करता है। और जो इसकी मेजर फंडिंग कहाँ से आती है? ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट से। इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर है और इंडिया को इसने 1949 में लैंड करना स्टार्ट किया था। फर्स्ट प्रोजेक्ट जो था वो इंडियन रेलवेज था, जिसके लिए इसने इंडिया को लैंड किए थे रुपए। उसके बाद तब से लेके अब तक ये इंडिया का एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट रहा है और लैंडिंग सोर्स रहा है। इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट IBRD क्लाइंट है। इंडिया एक मिक्स्ड कंट्री है, मतलब मिक्स्ड कंट्री का मतलब क्या है कि लो मिडिल इनकम से मिडिल इनकम स्टेटस में हम शिफ्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन के बारे में देख लेते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये वर्ल्ड बैंक की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है और वर्ल्ड की ये लार्जेस्ट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्राइवेट सेक्टर पर फोकस करती है। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके प्राइवेट सेक्टर पे फोकस करना इसका काम है। ये WBG वर्ल्ड बैंक ग्रुप की कमर्शियल सेक्टर विंग है और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। कैसे? फंडिंग फॉर प्रॉफिट, मतलब फंडिंग करती है लेकिन प्रॉफिट के लिए। कमर्शियल वेंचर्स को फंड करती है सो दैट पॉवर्टी को ख़त्म किया जा सके और डेवलपमेंट को एडवांस किया जा सके। उसके बाद कंपनीज़ को और प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट्स को ये लोन दे देती है। हमें पता है IBRD प्राइवेट सेक्टर को लोन नहीं देती थी, ये दे देती है। इंडिया इसका भी एक फाउंडिंग मेंबर है। अब MIGA के बारे में देख लेते हैं, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये क्या है? इसका मेन जो पर्पस है वो क्या है कि पुअर कंट्रीज़ में क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करना। कैसे इंक्रीज़ करना? लेंडर्स को क्या प्रोवाइड करना? गारंटी प्रोवाइड करना और इन्वेस्टर्स को गारंटी प्रोवाइड करना। मतलब जो देनदार हैं उन दोनों को मिलाना। और गारंटी कौन प्रोवाइड करेगा? MIGA। उन दोनों के बीच में मिडिल मैन के तौर पे कौन काम करेगा? MIGA। और जो ये गारंटी प्रोवाइड करवाती है वो क्या किस लिए प्रोवाइड करवाती है? सो दैट जो इन्वेस्टमेंट है उनको रिस्क से बचाया जा सके। ये जो कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ हैं, मतलब जहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा चलते हैं, उन कंट्रीज़ पे ज़्यादा ध्यान देती है। 1994 में इंडिया इसका मेंबर बना था। अब लास्ट आ जाता है हमारे पास ICSID। ये इन्वेस्टर और गवर्नमेंट्स के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसको रिजॉल्व करने का काम करती है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव रजिस्टर के तौर पे भी काम करती है और स्टेट्स के डिस्प्यूट्स भी ये सुलझाती है। जो कि इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ या फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो गया तो उसको सुलझाने का काम भी ये करती है। इसके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, कैसे सुलझाती है ये कॉन्फ्लिक्ट्स? आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन या फिर फैक्ट फाइंडिंग के थ्रू ये कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाती है। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लॉ के ऊपर भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है क्योंकि इंडिया को ऐसा लगता है कि इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर है और इसकी फंक्शनिंग जो है वो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ को फेवर करती है। हम क्या हैं? इंडस्ट्रियल नेशन नहीं है, बनने लग रहे हैं लेकिन है नहीं। तो इसका मानना है, इंडिया का मानना है कि ये इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ को ज़्यादा फेवर करती है, इसलिए इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इंडिया के पास क्या है? ब्रिक्स आर्बिट्रेशन सेंटर है जो कि इंडिया ने इस्टेब्लिश किया था इंटरनेशनल आर्बिट्रेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अपने फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ अगर कोई मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो जाए उसको सॉल्व करने के लिए। ऑल्दो ये ब्रिक्स कंट्री पे ही लिमिटेड है लेकिन इसको धीरे धीरे सभी कंट्रीज़ पर अप्लाई किया जा सकता है। ये आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में पूरा मैंने डिटेल में बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास है 2000 रुपये के फेक नोट्स आए और NCRB ने एक डाटा दिया है जिसमें ये कहा है कि 2021 में जो टोटल फेक नोट्स देखे गए उसमें से नियरली 60% जो थे वो 2000 रुपये के थे। और टोटल कितना जो फेक करेंसी थी उसकी वैल्यू थी 20.39 करोड़, जिसमें से 12.18 करोड़ जो थी वो 2000 के नोट्स की थी। तो NCRB के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। NCRB क्या है? हेडक्वार्टर्ड है दिल्ली में। 1986 में इसको बनाया गया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। किस लिए बनाया गया था? कि क्राइम पे और जो क्रिमिनल्स हैं, ऑफेंडर्स हैं, उनके ऊपर ये एक रिकॉर्ड सिस्टम रख सके सो दैट जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्रिमिनल्स के बारे में या ऑफेंडर्स के बारे में उनकी हिस्ट्री ट्रेस कर पाएँ इजीली। और ये एनुअली अपना डाटा, क्राइम डाटा पब्लिश करती है पूरी कंट्री के लिए। जो क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट है ये NCRB निकालती है। सबसे पहले 1953 में इशू की गई थी। ये इसने क्या कहा था कि कंट्री में
रूल ऑफ लॉ की जो कंडीशन है उसको इस रिपोर्ट में दिखाया जाएगा। ये आपको एनसीआरबी के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है सोलोमन आइलैंड ने सभी जो फॉरेन की नेवीज वहाँ जा रही थी उनकी विजिट को सस्पेंड कर दिया है। अभी यूएस ने क्या कहा था कि वो अपनी एम्बेसी को दोबारा रीओपन करेंगे सोलोमन आइलैंड्स में, उन्होंने बंद कर दी है अपनी एम्बेसी, उसको दोबारा रीओपन करने की बात की है। क्यों की है? क्योंकि ये जो सोलोमन आइलैंड है ये चाइना के साथ ज़्यादा एंगेज हो रहा है, इसकी चाइना के साथ टाइज ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और क्या देखा जा रहा है कि चाइना जो है इस आइलैंड की हेल्प से अपना मिलिट्री फुटहोल्ड बढ़ा सकता है। ये जो इम्पोर्टेंट रीज़न है पैसिफिक ओशन का, इसमें अपना फुटहोल्ड चाइना स्ट्रॉन्ग कर सकता है। इसलिए यूएस ने इस डर की वजह से अपनी एम्बेसी को रीओपन करने की बात की है। अब सोलोमन आइलैंड्स की लोकेशन देख लेते हैं। ये मिलानेशिया में एक नेशन है जो कि पेपुआ न्यू गिना के ईस्ट में है। इसमें 990 से ज़्यादा आइलैंड्स है। कैपिटल इसकी होनियारा है। होनियारा कहाँ लोकेटेड है? ग्वाडल कैनाल के आइलैंड पर। आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है सारी लोकेशंस, नाम भी अलग अलग हैं, आपको याद रखनी है। और जो सोलोमन आइलैंड है इस पे रहते हैं मेलानेशियन पीपल। ये माना जाता है इन्होंने 30,000 साल पहले इस आइलैंड पे रहना शुरू किया था। ये जो सोलोमन आइलैंड्स है ये डबल चेन है वोल्केनिक आइलैंड्स और कोरल अटोल्स की। वोल्केनिक आइलैंड्स जो हैं, जो वोल्केनो आते हैं उससे जो आइलैंड्स बन जाते हैं उनकी, एंड कोरल अटोल्स जिनसे हमें कोरल रीफ्स मिलती हैं उनकी। ओशियाना का एक सब रीजन है मेलानेशिया जो कि लोकेटेड है साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में। जो मेनली जो सारी कंट्रीज़ हैं वो जो सारे आइलैंड्स हैं वो सोलोमन आइलैंड के अंदर आते हैं। बस 2 आइलैंड ऐसे हैं जो कि पेपुआ न्यू गिना की टेरिटरी में आते हैं, फिर उसके रीजन में आते हैं। कौन कौन से हैं वो? 2, बुका और बुगनविले। ये 2 आइलैंड्स ऐसे हैं जो कि नॉर्थ वेस्टर्न एंड में लोकेटेड हैं और ये पेपुआ न्यू गिना के माने जाते हैं, उनकी ऑटोनमस रीजन के माने जाते हैं। जो ये सोलोमन आइलैंड है यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा चलने वाले मोनार्क हैं। ब्रिटिश मोनार्क हैं जिनको रिप्रेजेंट करता है गवर्नर जनरल, और वो कैसे एक्ट करता है? एज फॉर्मर स्टेट हेड ऑफ स्टेट। आपको पता होना चाहिए सोलोमन आइलैंड अभी भी कॉमनवेल्थ का एक मेंबर है, इंडिपेंडेंट है, और जो गवर्नर जनरल है इसको अपॉइंट किया जाता है ऑन द एडवाइस ऑफ यूनिकैमरल नेशनल पार्लियामेंट। इसकी यूनिकैमरल मतलब एक ही हाउस है नेशनल पार्लियामेंट में, उसकी एडवाइस पे गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया जाता है। ये आपको सोलोमन आइलैंड के बारे में पता होना चाहिए था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को कोर्ट में चैलेंज किया गया है, क्योंकि क्या कहा गया है कि इसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको मिसयूज़ किया जा रहा है। देख लेते हैं पूरा इशू क्या है। सेक्शन 5 जो है स्पेशल मैरिज एक्ट का, उसमें क्या कहा जाता है कि किसी को अगर मैरिज करनी है तो उसे मैरिज ऑफिसर को 30 दिन पहले नोटिस देना होगा। अपनी मैरिज की डेट से 30 दिन पहले मैरिज ऑफिसर को एक नोटिस देना होगा। और सेक्शन 6 जो है वो क्या कहता है कि ये जो नोटिस है वो मैरिज नोटिस बुक में लिखा जाएगा जिसको मैरिज ऑफिसर मेंटेन करता है, और इस मैरिज नोटिस बुक को कोई भी पर्सन इंस्पेक्ट कर सकता है। मतलब जो पर्सन ऐसा करने की डिज़ायर रखता है वो पर्सन इस मैरिज नोटिस बुक को इंस्पेक्ट कर सकता है, और कोई भी मैरिज के खिलाफ ऑब्जेक्शन भी उठा सकता है। ये भी पावर है सेक्शन 6 के अंडर। सेक्शन 7 क्या कहता है? किस बेसिस पे ऑब्जेक्शन उठाया जा सकता है कि जो पार्टी है, मतलब जो बॉय एंड गर्ल हैं जो शादी करने वाले हैं, अगर उनका कोई लिविंग स्पाउस है जो कि अपना कंसेंट देने में, अपनी इजाज़त देने में इनकेपेबल है, मतलब अपने अनसाउंड माइंड का है या फिर किसी मेंटल डिसऑर्डर से वो सफ़र कर रहा है, तो ऐसे पर्सन को क्या माना जाएगा? मैरिज के लिए अनफिट माना जाएगा। ये सेक्शन 7 कहता है। सेक्शन 8 क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्शन उठा दे किसी भी पर्सन की मैरिज पे, किसी भी कपल की मैरिज पे, तो उसके बाद एक इंक्वायरी का प्रोसीजर चलाया जाएगा। सेक्शन 8 ये कहता है। और ये जो सेक्शंस है 6, 7, 8, इनकी वजह से क्या हो रहा है, जो
कपल की पर्सनल डिटेल्स हैं सभी के पास एक्सेसिबल हो जाती हैं। और ये क्या चैलेंज करता है कि जो कपल का राइट है टू गेट मैरिड, ये स्टेट की वजह से क्या हो रहा है, हैम्पर हो रहा है। ये जो प्रोविजंस हैं ये कपल को वल्नरेबल बना देते हैं। कैसे वल्नरेबल बना देते हैं कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स जो होते हैं वो मैरिड जो कपल्स शादी करने वाले होते हैं उनको हरास करते हैं। उसके बाद कुछ स्टेट्स में इसके लिए क्या रखा गया है प्रोविज़न, कुछ स्टेट्स ने कहा है कि जो कपल है उसको अपने पेरेंट्स से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना होगा। और जो महाराष्ट्र डिपार्टमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन स्टैम्प्स है वो कपल की डिटेल्स जो हैं वो SMA की वेबसाइट पे अपलोड करता है। ये स्टेप्स हैं गवर्नमेंट ने जो लिए हैं। और 11 स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने एंटी कन्वर्जन लॉ को पास कर दिया है, मतलब जिसे लव जिहाद कहा जाता है उसको पास कर दिया है। और पेरेंट्स और स्टेट जो है वो ऐसे कपल्स को पनिश और हरास कर सकते हैं, क्योंकि एंटी कन्वर्जन का क्या मतलब है कि जैसे कोई मुस्लिम लड़का है और हिंदू लड़की है, तो हिंदू लड़की जो है वो अपना रिलीजन चेंज करके उस मुस्लिम लड़के से शादी करना चाहती है, तो इसको कन्वर्जन कहा जाएगा। वो रिलीजन कन्वर्ट करके शादी कर रही है। तो 11 स्टेट्स ने एंटी कन्वर्जन की कोई भी अपना रिलीजन चेंज करके शादी नहीं कर सकता। तो पेरेंट्स और स्टेट के पास भी एक पावर आ जाती है कि ऐसे कपल्स को वो पनिश और हरास कर सकें। तो ये बताया गया है इस आर्टिकल में, यही था इस आर्टिकल में। ऐसा इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास ये है कि हम श्रीलंका की कितने डिफरेंट वेज से हेल्प कर सकते हैं और जिसकी वजह से इंडिया और श्रीलंका के जो रिलेशंस हैं कैसे अच्छे किए जा सकते हैं। सबसे पहले एक चीज़ इस आर्टिकल में आपको पता होनी चाहिए कि श्रीलंका में याला कल्टीवेशन सीज़न होता है और महा सीज़न होता है। याला कल्टीवेशन सीज़न होता है मई टू अगस्त वाला और महा सीज़न होता है सितंबर टू मार्च वाला। आपको पता होना चाहिए, हमारे जैसे यहाँ समर सीज़न, विंटर सीज़न, मॉनसून सीज़न होता है, ऐसे वहाँ याला कल्टीवेशन सीज़न और महा सीज़न। उसके बाद क्या कहा गया है कि इंडिया जो है वो श्रीलंका को केमिकल फर्टिलाइजर्स की सप्लाई करता है टाइमली, जिसकी वजह से इनके यहाँ क्या देखी जाती है, एग्रीकल्चर की जो नॉर्मल पैदावार है वो नॉर्मल रहती है। उसके बाद ये कहा गया है कि श्रीलंकन्स को ये पता है कि इंडिया जो है वो कॉन्स्टेंटली इनको असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करवा सकता कॉन्टीन्यूसली, बट लेकिन अपने नेबर से वो नए लोन्स की, नई हेल्प की उम्मीद ज़रूर रखता है। कैसे हेल्प कर सकते हैं हम, कैसे अपना एंगेजमेंट श्रीलंका के साथ बढ़ा सकते हैं। इंडिया ने ऑलरेडी नियरली $4 बिलियन का फाइनेंशियल असिस्टेंस अपने नेबर श्रीलंका को दिया हुआ है, लेकिन ऐसा एंगेजमेंट ये कहा गया है कि केवल लिबरल लोन्स तक कन्फाइंड नहीं रहना चाहिए, इसको हमें बढ़ाना है, हमें इसे टेक्निकल एक्सपर्टीज़ और नॉलेज शेयरिंग तक लेके जाना है और इस कंट्री की हमें हेल्प करनी है कि अपनी स्किल्स को अपग्रेड करके इकोनॉमिक एक्टिविटी में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाए। इस तरह से हमें इसके साथ एंगेज होना है। और क्या करना है, श्रीलंका में पता है डेयरी प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट है और इसकी वजह से इसके काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज जो है वो बचते हैं, क्योंकि जो लोगों की डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाती है बाहर के देशों पे, इसलिए काफ़ी फॉरेक्स इससे बचाया जाता है श्रीलंका का। और पोल्ट्री सेक्टर में क्या देखा गया है, अब क्या दिक्कतें श्रीलंका को देखने को मिल रही हैं कि इनपुट कॉस्ट जो है वो बढ़ती जा रही हैं और एनिमल और वेटेनरी की जो मेडिसिन्स है उनकी शॉर्टेज श्रीलंका में पाई जा रही है। उसके साथ साथ जो मेज, मक्का होती है, जो कि प्राइमरी इंग्रेडिएंट है डोमेस्टिक पोल्ट्री के फीड का, मतलब डोमेस्टिक पोल्ट्री को सबसे ज़्यादा मेज़ खिलाया जाता है, मक्का खिलाया जाता है, वो भी पूरी इनकी डिमांड फुलफ़िल करने में इनसफिशिएंट है। इसकी वजह से क्या करना पड़ता है, इन्हें हाई कॉस्ट अल्टरनेटिव्स चूज़ करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसलिए एग्रीकल्चर भी एक ऐसा एरिया है जहां श्रीलंका को एक हेल्पिंग हैंड चाहिए और इंडिया यहां इसकी हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट सेक्टर आता है एनर्जी वाला। एनर्जी वाले में भी इंडिया का जो हेल्पिंग पार्टिसिपेशन है वो डिज़ायरेबल हो सकता है, लेकिन ये इंश्योर करना होगा कि जो सामपुर एक्सपीरियंस था वो रिपीट ना हो। क्या हुआ था 2016 में कि 500 मेगावाट का कॉल
पावर्ड प्रोजेक्ट सामपुर में क्लियर कर दिया गया था, लेकिन उसको फिर बाद में एनवायरमेंटल बेसिस पे उसको शट डाउन कर दिया गया, मतलब उसको बंद कर दिया गया। इस प्रोजेक्ट को पहले अप्रूव कर दिया, उसके बाद बंद कर दिया गया। तो एनर्जी भी एक एक एरिया हो सकता है जहाँ इंडिया श्रीलंका की हेल्प करे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट MSMEs है, उनका पोटेंशियल रियलाइज़ करना, टेक्नोलॉजी अडोप्शन उन्हें सिखाना, क्योंकि वहाँ टेक्नोलॉजी का जो अडोप्शन है वो काफ़ी कम है, इसलिए MSMEs में हेल्प करना भी एक एरिया हो सकता है। MSMEs को डिजिटल करना और रैम्प स्कीम को क्या करना, प्रोमोट करना। रैम्प का मतलब रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। ये सारे इंसेंटिव्स श्रीलंका के MSMEs को दिए जा सकते हैं। स्कूल एजुकेशन भी एक एरिया है जहां इंडिया अपनी प्रेजेंस दिखा सकता है। कैसे कर सकता है? इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सैटेलाइट कैंपस सेट कर सकती हैं श्रीलंका में, जिससे कि स्कूल एजुकेशन पे ध्यान दिया जा सके। और कल्चरल फ्रंट पे क्या किया जा सकता है? इंडिया कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दे कि जिससे बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो हैं वो हमारे यहाँ की रिलीजियस प्लेसेस को विजिट करने के लिए आ पाएँ ज़्यादा नंबर में। इससे हमारा कल्चरल जो एंगेजमेंट है श्रीलंका के साथ वो बढ़ाया जा सकेगा। तो ये देखा जा सकता है कि ऐसा इंडिया को क्यों करना चाहिए, श्रीलंका की हेल्प इंडिया को क्यों करनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है इंडिया श्रीलंका की जो स्टेबिलिटी है उससे इंडिया पे भी फ़र्क पड़ेगा, और एक पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली स्टेबल श्रीलंका जब होगा तो वो इंडिया के इंटरेस्ट के लिए ही अच्छा होगा, इसलिए हमको ऐसा करना पड़ेगा। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है? ऑल्दो ये जो दो एडिटोरियल्स हैं ये एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें जस्ट पीगासस की बात की गई है कि पीगासस जो है वो एक तरह से नज़र रखने के लिए जर्नलिस्ट पे, सिविल सोसाइटी एक्टिविटीज़ पे, पॉलिटिशियंस पे नज़र रखने के लिए इजरायली ये जो स्पाईवेयर है इसको यूज़ कर रही थी हमारी गवर्नमेंट, ऐसा कहा गया है। और ये कहा गया है कि हमें सुप्रीम कोर्ट पे ज़्यादा ट्रस्ट करके नहीं चलना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास इतना करेज नहीं है, ऐसा राइटर ने कहा है, कि वो गवर्नमेंट को फोर्स कर सके कि अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं, इंट्रूसिव एक्टिविटीज़ हैं, उनको गवर्नमेंट डिस्क्लोज़ करे। सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर नहीं है। इसमें राइटर ने कहा है कि हमें दूसरे देशों से सीखने की ज़रूरत है, दूसरे देशों से जो लेसन है वो लेने की ज़रूरत है। अलोंग विद दैट इंडिया में क्या है, काफ़ी कंट्रीज़ में फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी जो होती है, हमने इसके बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ा है पिछले 2-3 दिन में या 4 दिन में। उसको काफ़ी कंट्रीज़ जो है वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन मानती हैं कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी में एक डाटाबेस रखना पड़ता है तभी फेस मैच हो सकता है, तो काफ़ी कंट्रीज़ इसको वायलेशन मानती है ह्यूमन राइट्स का। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ है इसके खिलाफ, इंडिया में इसके खिलाफ कोई आवाज़ भी नहीं उठाई गई है। उसके बाद इस आर्टिकल में आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एक सॉफ्टवेयर का नाम, क्या नाम है इसका? पैकेट शेपर। एक और सर्विलियंस सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है फिनफिशर। ये आपको नाम पता होने चाहिए क्या है, ये सर्विलियंस सॉफ्टवेयर है। और फिनफिशर जो है इसको लॉ एनफोर्समेंट और इंटेलिजेंस एजेंसी को बेचा जाता है, मतलब ये लॉ एनफोर्समेंट और इंटेलिजेंस एजेंसी यूज़ करती हैं फिनफिशर को। उसके बाद एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी इन 2013, जो द गार्डियन है उसने एक न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश किया था, सॉरी रिपोर्ट नहीं, न्यूज़ आर्टिकल एक पब्लिश किया था कि इंडिया जितनी इंटेलिजेंस या फिर जितनी इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है उसमें पूरे वर्ल्ड में 5th नंबर पे आता है। 5th पोजीशन है इंडिया की कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस जहां इकट्ठी की जाती है लोगों की, वहां उसमें 5th पोजीशन पे इंडिया आता है। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट हो जाती है, BN श्री कृष्णा कमेटी, ये किससे रिलेटेड थी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। 2018 में बनाई गई थी, काफ़ी पुरानी कमेटी है। अब हमारे लिए वे आउट क्या है कि ये इंस्पेक्ट करने से अच्छा है, मतलब मोबाइल फ़ोन्स को इंस्पेक्ट करने में टाइम वेस्ट करने से ये अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या करे कि अपने जो प्रेसिडेंट्स ने, मतलब दूसरे देशों में जो डेवलप्ड मैकेनिज़्म यूज़ किए गए हैं उनको फॉलो करे और बाइंडिंग ऑर्डर्स निकाले, सो दैट ये जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ का सर्विलियंस है इसको बंद किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट को
उससे लेसन लेने की ज़रूरत है, ये इस आर्टिकल में कहा गया है। एज सच इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, आज 5-6 दिन से एडिटोरियल्स ऐसे ही आ रहे हैं जो हमारी आंसर राइटिंग के लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वन लाइनर्स कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो मैं कवर यहाँ कर रही हूँ। उसके बाद रेड फोर्ट में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हमें 5 प्लेज पंच प्रण लेने के लिए बोला था, तो सभी ये केवल लीडर्स की नहीं है, केवल गवर्नमेंट की नहीं, राइटर ने कहा है सभी इंडियंस को ये प्लेजेस लेनी चाहिए। इसमें हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है, 5 प्लेजेस कौन कौन सी हैं। फर्स्ट प्लेज है कि कोलोनाइजेशन के टाइम का कोई भी ट्रेस अगर मिले, हमें पता है इंडिया कॉलोनी था ब्रिटिशर्स की, उस टाइम का अगर कोई भी ट्रेस हमें मिलता है तो हमें उसको रिमूव करना है 2047 तक। और सेकंड क्या है, अपनी हेरिटेज में, अपने कल्चर में हमें प्राइड, अपने कल्चर पे हमें अपनी हेरिटेज पे प्राउड फील करना है। दूसरा, यूनिटी को बढ़ाना है, इंटीग्रिटी को बढ़ाना है, और जो सिटीजन्स हैं उनके अंदर अपनी सेंस ऑफ ड्यूटी डालना है, मतलब देश के प्रति उनकी क्या ड्यूटी है उसकी एक इमोशन, उसका एक फीलिंग उनके अंदर हमें जगाना है। तो पहला क्या कहा गया है कि हम किस टाइप का डेवलप्ड नेशन बनना चाहते हैं। 2 टाइप के डेवलप्ड नेशन होते हैं, एक ऐसे होते हैं ऐसे नेशंस जिनका जीडीपी हाई होता है, उसमें कुछ रिच पीपल पाए जाते हैं जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़, और इन कंट्रीज़ में क्या मिलती है, हाई इनइक्वालिटी मिलती है, एक्सक्लूजन भी ज़्यादा देखा जाता है लोगों का, पॉवर्टी मिलती है, हंगर मिलता है, इनजस्टिस होता है, वायलेंस होता है और अनरेस्ट देखा जा सकता है। क्या हमें ऐसी डेवलप्ड नेशन बनना है या फिर ऐसा बनना है जहाँ वेल्थ जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो, पीस के साथ हो, समृद्धि हो, सभी लोगों को इंक्लूड किया जाए, हैप्पीनेस हो और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, तो ये हमें डिसाइड करना है। सेकंड क्या है कि कॉलोनियलाइजेशन के सभी ट्रेसेस को रिमूव केवल तभी किया जा सकता है जब जो स्कैवेंजिंग है, चाइल्ड लेबर है, कास्ट सिस्टम है और मेल डोमिनेंस है, हाई कास्ट डोमिनेंस है, इनको हमारे सिस्टम से हटाया जाएगा। इन सभी का ट्रेसेस हम कब से देख सकते हैं, कॉलोनियल टाइम से देख सकते हैं कि जब मैनुअल स्कैवेंजिंग, चाइल्ड लेबर, कास्ट सिस्टम, ये सभी उसी टाइम से प्रेवलेंट है, इन सबको हटाने की ज़रूरत है। तीसरा क्या था, अपने रूट्स में, अपनी हेरिटेज में, अपने कल्चर में जो हमें प्राइड करना है, प्राउड फील करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास्ट के जो प्रीजुडिसेस हैं और प्रिविलेज हैं, जो हमारे पहले की सोच है, हमारी पहले की क्या कह सकते हैं, सोच ही कहेंगे कि जो पहले की प्रीजुडिसेस हैं उनको हमें बदलने की ज़रूरत है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के अकॉर्डिंग, सो दैट सभी को बराबरी लेकर चला जा सके। फोर्थ क्या है, यूनिटी और इंटीग्रिटी। यूनिटी और इंटीग्रिटी हमें पता है पीस के लिए, शांति के लिए और प्रोग्रेस करने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन यूनिटी और इंटीग्रिटी कैसे आएगी, जब हम रिलीजन्स, रेस, कास्ट, कस्टम और लैंग्वेज, इन सब के प्रति ज़्यादा टॉलरेंस डेवलप कर लेंगे, मतलब एक दूसरे को बर्दाश्त करना हम सीख लेंगे, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना हम सीख लेंगे, तभी यूनिटी और इंटीग्रिटी स्थापित कर पाएंगे। लास्ट में क्या है, सेंस ऑफ ड्यूटी कैसे आएगी, सेंस ऑफ ड्यूटी आएगी, सिटीजन्स को जो है डिसिप्लिन्ड होने की ज़रूरत है, अपने कैरेक्टर को, वैल्यूज़ को, मोरल्स को, एथिक्स को और अपने नेचर को क्या करने की ज़रूरत है, बेटर बनाने की ज़रूरत है, सो दैट कि हमारे अंदर एक सेल्फलेस सर्विस, सेक्रीफाइस की भावना आ सके कि हमें दूसरों को सर्व करना है, दूसरों की हेल्प करनी है, तब हमारे अंदर एक सेंस ऑफ ड्यूटी सही मायने में डेवलप होती देखी जाएगी। अब क्या कहा गया है कि हमें आज का ग्लोबल ट्रेंड ये है कि मेनली जो वैल्यू की जाती है वो पावर और प्रॉफिट की जाती है, लेकिन किसी भी लीडर का अटेंशन पीपल और प्लेनेट की तरफ लेके जाना सबसे मुश्किल काम है। तो इसलिए आज के जो ग्लोबल लीडर्स हैं उनका एजेंडा क्या है, उनका एजेंडा है पावर एंड प्रॉफिट, ना कि जो कि प्लेनेट और पीपल के लिए अच्छा है वो उनका एजेंडा नहीं होता है, उनका एजेंडा होता है पावर एंड प्रॉफिट। ये इसमें इम्पॉर्टेंट यही थी 5 प्लेजेस, और 5 प्लेजेस को कैसे अचीव किया जा सकता है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप इसको लिख लीजिए, लिख के अपने नोट मेकिंग करके रख लीजिए, क्वेश्चन आता है तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। अब चलते हैं अपनी वोकैबुलरी की तरफ।
वोकेबलरी हमारे पास है। फर्स्ट वर्ड है पिल फ्रेज। पिल फ्रेज का मतलब है छुटपुट चोरी। पिल फ्रेज छुटपुट चोरी। दूसरा वर्ड है इररिफ्यूटेबल। इररिफ्यूटेबल का मतलब है अखंडनीय, अनडिनाएबल, इम्प्रेग्नेबल। ये दोनों वर्ड्स आपको याद करने हैं। अब आज का जो हमारा क्वेश्चन था वो देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन था? वर्ल्ड बैंक ग्रुप का इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पार्ट नहीं है? अब हमने कितने अच्छे से पढ़ा है, हमें अच्छे से पता है IBRD पार्ट है, IDA पार्ट है, गेट इसका पार्ट नहीं है और MIG इसका पार्ट है। तो आंसर क्या हो गया? C। इजी था। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर वीडियो को ज़रूर से ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।